तो बच्चे हमने स्टार्ट कर दिया है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी भाई किसी से भी आप बात करोगे नीट के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किसकी वेटेज ज्यादा है, आप जरूर ये देखो कि बच्चे लास्ट ईयर में इससे कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की प्लांट्स में, तो बेस्ड अपॉन द डायरेक्शनल ये दो डिफरेंट टाइप का होता है, यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। जो जाइलम है जो वाटर एंड मिनरल्स को अप इन द प्लांट मूव कराता है फ्रॉम रूट्स टू द हायर प्लांट्स, ये डायरेक्शन विल ऑलवेज बी यूनिडायरेक्शनल। नंबर 5 इज बच्चे सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन। ये स्मॉल सरफेस एरिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका लार्ज सरफेस एरिया है, तो इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो वंस ऑल द एक्टिव साइट्स आर फिल्ड, वो सारे फिल हो गई तो ट्रांसपोर्ट जो आपका वो सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद आप मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करवा पाएंगे। मेरा जो प्रोटीन है उसकी पास जो एक्टिव साइट है जहां पे कि मॉलिक्यूल को हम ऐड कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो 5 है। तो अगर मैं प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दूं तो मेरी सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। उस श्रिंक वाली सेल को ही प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। हम आपको लंबे लंबे पाइप दे देते हैं जिसको हम जाइलम कहेंगे, तो जाइलम जो है उसके थ्रू आप ये काम करा सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस वर्ड के बारे में आपसे पूछा गया, गटेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पुल? वाटर मॉलिक्यूल का जो आपस में लगाव है उसको आप कोहेजन कहते हैं। सोर्स एंड सिंक का रिलेशनशिप रिवर्सिबल हो गया, चेंज हो गया डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, है ना, इसीलिए हम कहते हैं जब मूवमेंट होती है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज बाई डायरेक्शनल। हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल टू इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। तो बच्चे स्वागत है आपका एनसीईआरटी सारांश के एक और जबरदस्त सुपर अमेजिंग सेशन में। तो बच्चे हमने स्टार्ट कर दिया है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी भाई किसी से भी आप बात करोगे नीट के एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किसकी वेटेज ज्यादा है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी का नाम वो जरूर आपको लेगा। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में बट नेचुरल आपको बड़ा मजा आता है, रीजन बीइंग आपको आगे फ्यूचर में पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी की ही पढ़ाई करनी है, बट प्लांट फिजियोलॉजी से कहीं ना कहीं आप घबरा रहे होते हो, आपको समझ नहीं आता है कि प्लांट्स में कैसे वाटर एंड मिनरल्स का न्यूट्रिशन ट्रांसफर हो रहा है रूट से, कैसे आपका फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कैसे प्लांट रेस्पायर कर पा रहे हैं, तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो ये जो सेशन है वो आपको कनेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए ही है। आपको पूरा लेक्चर देखना है ताकि आपको समझ में आए कि प्लांट्स को नेचर ने कितना बेहतरीन बनाया हुआ है, कितने ब्यूटीफुल फिनोमिना से नवाजा हुआ है। तो हम समझेंगे पूरे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स को, कैसे वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे फूड सिंथेसाइज होकर वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और अगर हम बात करें आपके नीट के प्रोस्पेक्टिव की, तो ऑब्वियसली ये जो सेशन है आपका वो बोनस सेशन होने वाला है, बिकॉज आपको यहां से मिलेंगे 2 से 3 सवाल जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो चलिए जी, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं बच्चे। मैं हमेशा अपनी हर क्लास में एक बात आपको जरूर बोलती हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जब भी आप कोई चैप्टर लगाते हो आप जरूर ये देखो कि बच्चे लास्ट ईयर में इससे कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ना सिर्फ कितने क्वेश्चंस, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए, बिकॉज हर साल आपकी वो सेम क्वेश्चन चाहे ना आए बट वो कॉन्सेप्ट्स वो टॉपिक्स जरूर रिपीट होते हैं, जो कि मैं आपको प्रूव कर दूंगी इस टेबल के थ्रू। देखिए बच्चे इस टेबल को अच्छे से, मैंने आपको 17 से लेकर के 2022 तक का पूरा ब्यौरा दिया हुआ है कि इस चैप्टर में कहां से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। बहुत छोटा चैप्टर है पूरे प्लांट फिजियोलॉजी का, मैं कहूं तो सबसे छोटा चैप्टर ही आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है। तो इस छोटे चैप्टर को तो ऐसे मंज के आप अपनी तैयारी कर लो ताकि आप एक भी क्वेश्चन यहां से मिस ना कर पाओ। 2022 में मेरे प्यारे बच्चों 3 सवाल इस टॉपिक से आए हुए थे, इतना छोटा चैप्टर 3 सवाल 4 into 3 माने आपको 12 नंबर दे करके जा रहा है भैया, फ्री के 12 नंबर है, लपक लो इसको अच्छे से। ये जो 12 नंबर है ये आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ा योगदान देंगे, आपके अपने ड्रीम कॉलेज के पास में 12 स्टेप्स आगे लेकर के जाएंगे। ऑलराइट, 2021 की हम बात करें तो 1 सवाल आया था बिकॉज छोटा चैप्टर है, 20 में भी 1 आया था, 19 में 2 क्वेश्चन आए थे, 18 में 2 क्वेश्चन एंड 17 में भी आपका 1 सवाल यहां से आया था। किस किस कॉन्सेप्ट से आया था ये यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी, आप इसको देख सकते हो। एंड हर एक क्लास का पीडीएफ बच्चे आपको टेलीग्राम पे जरूर मिल जाता है।
तो टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन करके रखो ताकि सारे नोटिफिकेशंस क्लासेस के आपके पास आते रहे, सारे पीडीएफ आपके पास आते रहे। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस भी वहां पे सॉल्व कराए जाते हैं, तो सारे क्वेश्चंस भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। ऑलराइट बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपना छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला चैप्टर विच इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। भाई अगर हम कंपेयर करें अपने प्यारे प्लांट्स को जिनको नेचर ने बहुत ही सुंदर बनाया है, बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया है, सारे फिनोमिनास को बड़ा ही ब्यूटीफुली अलाइन किया है। ह्यूमन की अगर आप बात करें तो वी हैव प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम, सारी चीजें सर्कुलेट करने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप है। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, प्लांट्स को काम चलाना पड़ता है अपना, तो जितने रिसोर्सेज होते हैं आप उस हिसाब से काम चलाते हो, सिमिलरली प्लांट्स भी अपना काम चला रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की प्लांट्स में, तो बेस्ड अपॉन द डायरेक्शनल, ये दो डिफरेंट टाइप का होता है, यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। भाई प्लांट में मोटे तौर पे अगर आप देखो प्लांट को, तीन ही तो ऑर्गन है इसके पास में, रूट है, स्टेम है, लीफ है, चौथा कोई ऑर्गन तो प्रेजेंट है नहीं। तो आपका ग्राउंड के पास में रूट्स हो गई जिसका काम है वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करना। देन वी हैव स्टेम जो कि उसको एडहेरेंस प्रोवाइड करता है ग्राउंड के साथ में, जो उसको खड़ा रखता है एकदम सीना चौड़ा करके। एंड देन वी हैव द लीव्स, लीव्स का काम होता है सनलाइट को ट्रैप करके फूड को सिंथेसाइज करना। अब देखो प्लांट ने कितना ब्यूटीफुली अपने काम को डिवाइड कर दिया। लीव्स भैया तुम फूड को सिंथेसाइज करो, रूट्स भैया तुम वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब करो, स्टेम तुम्हारा काम है प्लांट को एक प्लेस पे अच्छे से एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में वहां पे खड़े रखना। ऑलराइट, तो ये तीनों ऑर्गन का अपना अपना फंक्शन डिवाइडेड होता है। अब रूट्स ने वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब तो कर लिया, लेकिन पानी की रिक्वायरमेंट स्टेम को भी है, पानी की रिक्वायरमेंट लीफ को भी है, तो हमें इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। इन अ सिमिलर वे लीफ ने फोटोसिंथेसाइज तो कर लिया, ग्लूकोज तो बना लिया, लेकिन उस फूड जो सिंथेसाइज हुआ है उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा स्टेम को भी, रूट को भी, बिकॉज उनको भी रिक्वायरमेंट है। तो डिवीजन ऑफ वर्क करके हमने टाइम बचा लिया, डिवीजन ऑफ वर्क करके हमने अपने आप को एफिशिएंट बना लिया, राइट। तो अगर हम बात करें बच्चे ट्रांसपोर्ट की बेस्ड अपॉन द डायरेक्शनल, सबसे पहला यूनिडायरेक्शनल, नाम से समझ में आता है एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करना। तो अगर हम बात करें वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट की, तो वो एक सिंगल डायरेक्शन में ही ट्रांसपोर्ट करता है। आपकी जो रूट्स होती है वो अब्सॉर्ब करती है, रूट्स के जाइलम में वहां से जाता है, रूट के से स्टेम के जाइलम में जाता है, देन फाइनली लीफ के जाइलम में। तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उसको आप यूनी डायरेक्शनल कहते हैं। उसके अलावा द सेकेंड वन इज बाई डायरेक्शनल। व्हाट इफ जो आपका फ्लोएम सैप है, जो आपकी फूड सब्सटेंसेस है, वो लीफ से रूट में भी आ सकते हैं, नंबर वन, रूट से लीफ में भी जा सकते हैं, नंबर टू, मतलब डायरेक्शन क्या हुई जी, बाई डायरेक्शनल हुई। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फ्लोएम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड का या फ्लोएम सैप का, उसका डायरेक्शन इज बाई डायरेक्शनल। ऑलराइट, अच्छा मेरी आवाज अगर आपको थोड़ा भारी या क्रैक नजर आ रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरा गला एकदम ही ट्रैप हो चुका है बच्चे, तो गले में तकनीकी खराबी की वजह से थोड़ी सी आवाज आपको क्रैक मिलेगी, बट कंटेंट में कोई कमी नहीं रहेगी, पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है, एनर्जी हमारे बरकरार रहेगी थ्रू आउट द सेशन। ऑलराइट बच्चों, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइप की, तो बेस्ड अपॉन द एनर्जी, किसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है किसमें नहीं है, तो वी हैव पैसिव प्रोसेस, वी हैव एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव का मतलब है कि वहां पे एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पैसिव मतलब हमारे को एटीपी का खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए कुछ चीजें आपको फ्रीली अवेलेबल होती है, जैसे कि क्लास फ्रीली आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं हो रहा है, और ये आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा फॉर श्योर, ये गारंटी भी है। तो दिस इज योर पैसिव प्रोसेस। लेकिन अगर कहीं आप कुछ पैसे देते हो फिर जाकर के आपको इतनी बेहतरीन क्लास मिलती है, तो उसको आप कहते हैं एक्टिव प्रोसेस। एटीपी का खर्चा करना पड़ा एक्टिव, नहीं करना पड़ा पैसिव, एज सिंपल एज दैट। नंबर 3 पे चलते हैं बच्चों, बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस। अगर किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट एक छोटे डिस्टेंस पे आप कर रहे हो, सेल टू सेल, सेल को एडजेसेंट सेल में ही कुछ आपने ट्रांसफर करना है, उसको आप कहते हैं बच्चे शॉर्ट डिस्टेंस। लेकिन अगर आप किसी चीज को काफी लंबे समय का, लंबी दूरी तय करके आपको रीच आउट कराना है, जैसे मैं चाहती हूं कि मेरी लीफ से फ्लोएम सैप चला जाए रूट के ऊपर, तो लंबी दूरी तय करनी है, तो उसको आप कहते हैं जी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, या आप उसको ट्रांसलोकेशन कह देते हैं। तो बेस्ड अपॉन द डिस्टेंस वी हैव शॉर्ट डिस्टेंस एंड वी हैव द लॉन्ग डिस्टेंस।
ऑलराइट, एक एक करके सबको थोड़ा डिटेल में हम समझते हुए चलते हैं। तो अगर हम बात करें डायरेक्शन की बेसिस पे मेरे प्यारे बच्चों, वी हैव यूनिडायरेक्शनल एंड बाय, जो जाइलम है, जो वाटर एंड मिनरल्स को अप इन द प्लांट मूव कराता है फ्रॉम रूट्स टू द हायर प्लांट्स, ये डायरेक्शन विल ऑलवेज बी यूनिडायरेक्शनल। तो जहां पे भी आप जब भी चैप्टर पढ़ते हो, एग्जामिनर का फोकस होता है कि कोई ऐसी चीज जो हमेशा हो रही हो या कोई ऐसी चीज जो एक्सेप्शन हो, जो लीग से डिफरेंट हो, इन दो चीजों पे क्वेश्चन जरूर बनाता है। ठीक है, तो इट विल ऑलवेज बी यूनिडायरेक्शनल मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा जाइलम का फ्लो यूनिडायरेक्शनल रहेगा। ऑन कॉन्ट्रेरी अगर मैं बात करूं फ्लोएम की मेरे बच्चों, तो सीजन चेंज होने पे सोर्स एंड सिंक चेंज हो जाता है। आपका लीफ एंड रूट अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है। एक सीजन में जो लीफ है वो सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरे सीजन में वही सेम लीफ सिंक की तरह बिहेव कर रहा है। तो जो डायरेक्शन है वो आपकी दोनों डायरेक्शन हो गई। दैट्स व्हाई माय डियर किड्स वी कॉल इट बाई डायरेक्शनल, राइट बच्चों। तो वी हैव यूनी एंड वी हैव बाई डायरेक्शनल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज बेस्ड अपॉन द एनर्जी, इसको डिटेल में भी हम पढ़ाई करेंगे। सिंपल सी बात है, एटीपी का मेरे को खर्चा करना पड़ेगा, तो दैट हैज टू बी एक्टिव प्रोसेस, है ना। ये चीज ऑब्जर्व करेगी, ये चीज आप मिनिमम पैसा ही क्यों ना खर्च करो, अगर आप पैसा खर्च करते हो तो आप उस चीज के लिए सीरियस हो जाते हो, आप एक्टिव हो जाते हो। लेकिन अगर आप पैसा खर्च नहीं करते हो तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, जितना आ रहा है आराम से देख लेंगे, तो आप पैसिवली पड़े रहते हो। तो एटीपी का खर्चा अगर नहीं होता है बच्चों, उसको आप पैसिव कहते हैं। खर्चा करना पड़ गया, उसको आप एक्टिव कह देते हैं। तो बात करते हैं जी प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन की, विच इज योर पैसिव प्रोसेस, जहां पे आपको अपनी एनर्जी, आपको अपनी एटीपी को व्यतीत नहीं करना पड़ रहा, खर्चा नहीं करना पड़ रहा है। डिफ्यूजन बच्चे आपका दो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, सिंपल एंड फैसिलिटेटेड। दोनों को डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ। अगर मैं बात करूं सिंपल डिफ्यूजन की, आप जिस भी कमरे में बैठ के मुझे सुन रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अगर किसी कॉर्नर में मैं कोई आपका परफ्यूम स्प्रे कर दूं, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो जाएगा, पूरे रूम में आपको उसकी महक आना शुरू हो जाएगी। रूम स्प्रे भी अगर आप किसी कॉर्नर में कर दो तो पूरे रूम में आप उसकी महक को ले सकते हो। सिमिलरली अगर आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और इसमें मैं एक ड्रॉप ऑफ इंक डाल दूं, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स वो पूरे पानी को नीला या लाल कर देगा, जो ड्रॉप ऑफ इंक आपने डाला है। तो ये प्रोसेस क्या हो रही है बच्चे, क्यों मेरा पानी लाल या नीला हो चुका है, क्यों मेरे पूरे कमरे में मुझे वो खुशबू सूंघने को मिल रही है, through a simple process which is called as simple diffusion। तो डिफ्यूजन में ऐसा क्या हो रहा है, डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली मूव करते हैं फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो जहां पे मैंने एक ड्रॉप डाला वहां पे था हायर कॉन्सेंट्रेशन, बाकी हर कहीं था कम कॉन्सेंट्रेशन, फटाफट से मूव कर गया हाई से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ में। सिमिलरली जहां पे मैंने स्प्रे किया वहां है हाई कॉन्सेंट्रेशन, वो मूव कर गया पूरे रूम में जहां पे है आपकी कम कॉन्सेंट्रेशन। ऑलराइट, तो प्रोसेस इज सिंपल डिफ्यूजन। सेकेंड पॉइंट इज, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए वैलिड है। आप बहुत लंबी दूरी इसको तय नहीं करा सकते हो, छोटी दूरी के लिए ये आपका परफेक्टली वैलिड बैठता है। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, आपको एटीपी का खर्चा नहीं करना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन, CO2 बिटवीन प्लांट्स इंटीरियर एंड आउटसाइड ऑफ द एयर, उसके लिए डिफ्यूजन इज रिस्पॉन्सिबल। एंड वन मोर पॉइंट जो है आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चे, एनसीईआरटी की लाइन में यहाँ पे लिख देती हूँ सॉरी, this is the only means of gaseous exchange। अगर प्लांट गैसेस को एक्सचेंज करना चाहता है तो द ओनली मीन फॉर दैट इज योर सिंपल डिफ्यूजन। ऑलराइट, क्या क्या फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं भाई। फैक्टर से पहले मैं आपको समझा दूं, आपके गैसेस का एंड आपके लिक्विड्स का डिफ्यूजन करना इज वेरी इजी, बट सॉलिड्स का डिफ्यूजन करना एंड सॉलिड में डिफ्यूजन करना काफी रेयर एंड डिफिकल्ट होता है। अगर हम बात करें फैक्टर्स की, क्या क्या फैक्टर्स को अफेक्ट कर सकते हैं बच्चे, नंबर 1 पे आ जाता है आपका टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ डिफ्यूजन के, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। नंबर 2 इज योर प्रेशर, अगेन जितना प्रेशर ज्यादा उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन भी आपका ज्यादा होगा। नंबर 3 इज योर डेंसिटी, ज्यादा डेंस मॉलिक्यूल
अगर होगा तो स्लो होगा आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। तो मॉलिक्यूल अगर आपका डेंस है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो है, मॉलिक्यूल अगर आपका लाइट डेंसिटी का है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट हो जाएगा। भाई स्मॉल मॉलिक्यूल अगर है, छोटा साइज में अगर कोई चीज है, उसका डिफ्यूजन फास्ट होगा, साइज बड़ा है डिफ्यूजन स्लो होगा। नंबर 4 इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हायर से लो की तरफ ये हमेशा मूव करेगा। नंबर 5 इज बच्चे सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन, ये स्मॉल सरफेस एरिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका लार्ज सरफेस एरिया है, तो इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन। आ गई बात समझ में? चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज योर एफ डी विच इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एफ डी वो नहीं है जो पापा करा रहे होते हैं ना, पापा के बाल सफेद हो गए एफ डी कराते कराते तुम बच्चों के लिए, और तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए, और तुम्हारे को तैयारी करके नीट में सिलेक्शन नहीं करना है जी, आप तो बैठ के आराम से रील्स देखते रहो इंस्टाग्राम पे, है ना। तो टाइम वेस्ट ना करें, पापा की एफडी की इज्जत करें एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को पढ़ाई कर ले। चलिए, ये आपका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है सिंपल डिफ्यूजन से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे भी आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट तो जीरो रहेगा, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करेंगे अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ओनली, माने हायर कॉन्सेंट्रेशन से मेरे प्यारे बच्चों ये मूव करेंगे उसके कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, हाई से लो की तरफ मूव करेंगे, कोई फाइट नहीं है इसमें। लेकिन वहां पे तो खुल्लम खुल्ला में मूवमेंट हो रहा था, यहाँ पे मूवमेंट विल बी थ्रू स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स। मैंने कुछ बैरियर लगा दिया, अब मैंने बैरियर लगा दिया तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे, कुछ उसके फायदे भी होंगे। फायदा तो ये है जो प्रोटीन है ये हाईली स्पेसिफिक है, मतलब स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का ही ट्रांसफर पॉसिबल होगा, कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। नुकसान ये है इनहिबिटर से ये सेंसिटिव हो जाता है, बिकॉज प्रोटीन को अगर आप इनहिबिट कर पा रहे हो किसी चीज से तो प्रोसेस भी आपकी इनहिबिट हो जाएगी। दूसरा नुकसान ये है कि प्रोसेस आपकी सैचुरेट हो जाती है, जब सिर्फ मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो रहा है तो आपके पास एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ज्यादा है, बट सिंस प्रोटीन्स आर इन्वॉल्व तो उसी प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा मेरे लाल। अब वही प्रोटीन में जितनी एक्टिव साइट होगी उतना ही तो आप ट्रांसपोर्ट करा पाओगे, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं करा पाओगे। तो वंस ऑल द एक्टिव साइट्स आर फिल्ड, वो सारे फिल हो गई तो ट्रांसपोर्ट जो आपका वो सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद आप मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट नहीं करवा पाएंगे। ऑल राइट बच्चे, तो अगर हम बात करें किस टाइप ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं तो वी हैव चैनल प्रोटीन्स, दे फॉर्म पोर्स व्हिच इज कॉल्ड एज पोरीन्स। पोर जो होते हैं वो लार्ज एक स्पेस क्रिएट कर दिया हुआ है ना। मॉलिक्यूल पास थ्रू दीज पोर्स can be found in the outer membrane of plastids, mitochondria and some bacteria के outer membrane में आपको porins देखने को मिलते हैं, which are the large pores. Next we have the channel proteins which is aquaporin. Water molecule के अंदर जो channel है उनको आप aquaporin कह देते हैं। Very important line of NCERT that we have 8 aquaporins, 8 aquaporins are present. All right, चलते हैं जी आगे, which is योर टाइप ऑफ एफडी। अगर हम टाइप बात करें तो अगर आप सिंगल मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कराते हैं दैट इज कॉल्ड एज यूनिपोर्ट। तो यूनिपोर्ट विल ऑलवेज बी यूनिडायरेक्शनल, सिंगल मॉलिक्यूल का होगा। ऑन कंट्रेरी वी हैव मल्टीपल मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट, तो अगर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स को एक साथ आप ट्रांसपोर्ट कराना चाहते हैं वी हैव सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। व्हाट इज सिम्पोर्ट? दो मॉलिक्यूल एक साथ मूव कर रहे हैं एक डायरेक्शन में सिनर्जी के साथ में, एंटी या ऑपोजिट नहीं है, एक साथ में मूव कर रहे हैं, उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों सिम्पोर्ट। बट अगर एंटी है, मैं तुमसे खफा तू हमसे खफा, अगर हम एंटी है एक मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में जाएगा दूसरा मॉलिक्यूल ऑपोजिट में जाएगा, उसको मेरे प्यारे बच्चों कह देते हैं एंटीपोड। तो तीन डिफरेंट टाइप है, यूनिपोर्ट अगर सिंगल मॉलिक्यूल है, सिम्पोर्ट दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन, एंटीपोर्ट दो मॉलिक्यूल डिफरेंट डायरेक्शंस। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
एक्टिव कब आप होते हो? जब आपकी जेब से कुछ खर्चा होता है, कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो सिमिलरली कोई भी मॉलिक्यूल को एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर हम कराते हैं तो वी नीड टू स्पेंड एटीपी, पैसा खर्च करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी होएगा। तो देख लेते हैं जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है। अब भाई डाउन द ग्रेडियंट मूव कराना, हाई से लो की तरफ लेके जाना तो पैसिवली हो जाएगा, बट मेरे को तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है। मॉलिक्यूल जहां पे कम मात्रा में प्रेजेंट है वहां से मैं मूव करना चाहती हूँ मॉलिक्यूल जो जहां पे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो मैं ग्रेविटी से बिल्कुल डिफरेंट चल रही हूं। इट मींस मेरे को एटीपी खर्च करना पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझो, आप ग्राउंड पे चल रहे हो, ग्राउंड पे चलते हो, यस वॉक कर रहे हो, ग्राउंड पे चल रहे हो। केस नंबर 1। केस नंबर 2 कि आप ऊपर से नीचे आ रहे हो सीढ़ियों से। केस नंबर 3 आप सीढ़ियों में नीचे से ऊपर जा रहे हो। किसमें ज्यादा एटीपी का खर्चा होता है, किसमें हाफना शुरू कर देते हो? जब आप माता की चढ़ाई कर रहे हो नीचे से ऊपर की तरफ, तब आपकी एटीपी ज्यादा खर्च होती है। तो दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पे आपकी एटीपी खर्च हो रही है जब आप अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं। बट अगर आप सीधी में ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आप अलोंग द ग्रेडियंट मूव कर रहे हो, एटीपी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ऑलराइट बच्चों, तो एक्टिव के अंदर ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, एटीपी की जरूरत पड़ रही है। अब यहाँ पे भी प्रोटीन इन्वॉल्व है, किसी चीज के थ्रू अगर इन्वॉल्वमेंट होती है तो फायदे नुकसान दोनों है। फायदा है कि स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का ही ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। नुकसान ये है सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स एंड सैचुरेट भी ये हो जाएगा, सैचुरेट होगा प्रोसेस। क्यों? क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी प्रोटीन है, उसकी एक्टिव साइट्स लिमिटेड होंगी। उतनी एक्टिव साइट्स में ट्रांसपोर्ट हुआ, बड़ी अच्छी बात है, उतना ही मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। उससे ज्यादा अगर आप ऐड करना चाहते हो तो नहीं हो पाएगा, है ना। बस में जितनी जगह है उतना ही तो सीट्स भरेगा कंडक्टर, उससे फालतू नहीं भर लेगा। अब मत बोलना कि मैम हम तो देखते हैं कि बस के बाहर तक लटके होते हैं लोग, है ना, बट प्रोटीन नहीं लटका सकता है मॉलिक्यूल्स को। प्रोटीन तो वही स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही रीच आउट करवा पाएगा। ऑलराइट बच्चे, पंप्स क्या होते हैं? एटीपी कंज्यूमिंग मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होते हैं आप उसको पंप कह देते हैं, ठीक है जी। सेचुरेट हो जाएगा, इसकी हम बात कर चुके हैं। मैक्सिमम कब होगा रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट? जब आपका ट्रांसपोर्टर जो है पूरा ऑक्यूपाइड है, आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। सी, मेरा जो प्रोटीन है, आपको एग्जांपल समझाती हूँ। मेरा जो प्रोटीन है उसकी पास जो एक्टिव साइट है जहां पे कि मॉलिक्यूल को हम ऐड कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो 5 है। तो मैं एक बार में 5 मॉलिक्यूल को ही तो लाद पाऊंगा। अब आप सोचो कि मैं 5 से ज्यादा 7 मॉलिक्यूल लाद लूंगा, ना जी ना। अब हम कहेंगे नहीं नहीं, बीप 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 बीप, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। यस, 5 ही मॉलिक्यूल को लाद करके दूसरे डायरेक्शन में मैं जा पाऊंगा, बिकॉज दैट इज माई मैक्सिमम एफिशिएंसी। ऑलराइट, so saturation is feasible wherever your proteins are involved, because proteins का limitation है that they do have active site, उसी एक्टिव साइट पे ही मॉलिक्यूल्स अटैच होके जा सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, ये प्यारी सी टेबल आपकी प्यारी सी एनसीईआरटी ने बनाई हुई है। इस टेबल से आपका प्रिटी मच सब कुछ कवर हो जाता है, बीट सिंपल डिफ्यूजन, बीट एफडी, बीट योर एटी, ये तीनों चीजें आपकी सॉल्व हो जाती है। देख लेते हैं क्या क्या है सर। फर्स्ट पॉइंट, रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो सिंपल डिफ्यूजन में तो भैया कुछ ऐसा नहीं होता है। कॉर्नर में मैंने स्प्रे किया, हर कहीं स्प्रेड हो गया। ग्लास में मैंने एक इंक डाला, पूरे ग्लास में फैल गया। तो कोई प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेम्ब्रेन के थ्रू कहीं पे भी मूव हो रहा है, बिग नो। ठीक है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एफडी में पड़ती है, यस यस, एटी में पड़ती है, यस यस। ठीक है, हमने इसकी बात कर ली है। हाईली सेलेक्टिव, अब भैया प्रोटीन ही नहीं है तो हम कुछ सेलेक्ट नहीं करते हैं, जो भी गैसेस है मैं उतना ही तो किसी फाउल ऑर्डर वाली गैस का डिफ्यूजन होगा, उतना ही किसी खुशबूदार गैस का डिफ्यूजन होगा। देयर इज नो क्राइटेरिया कि मैं ये मेजर कर पाऊं, मैं ये डिफरेंशिएट कर पाऊं कि ये अच्छी खुशबू है, ये बेकार खुशबू है। ठीक है, तो हाईली सेलेक्टिव जी नहीं, इट इज यस, इट इज यस, बिकॉज प्रोटीन्स आर हाईली सेलेक्टिव। प्रोटीन्स देख करके ही मॉलिक्यूल को अटैच करेंगे। नंबर 3,
ट्रांसपोर्ट सैचुरेट, अब मेरे पास कुछ लिमिट ही नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि एक्टिव साइट है वहीं पे ही मैं अटैच कराऊंगा, तो भैया देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन एट ऑल, यहाँ पे सैचुरेट होगा होगा सिंस प्रोटीन आर इन्वॉल्व, उनकी स्पेसिफिक एक्टिव साइट्स होती है, वंस दे आर फिल्ड उसके बाद आप उस पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं रख सकते हो, तो देयर इज सैचुरेशन, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल को ही ट्रांसपोर्ट कराया जा सकता है। नंबर 4 इज अप हिल, व्हाट इज अप हिल, अगर आप अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हो दैट इज अप हिल ट्रांसपोर्ट, अगर आप अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करते हो दैट इज डाउन हिल, दैट इज डाउन हिल। तो अप हिल ये है नहीं, क्यों, क्योंकि अलोंग द ग्रेडियंट मूव हो रहा है, हायर से लोअर की तरफ हो रहा है, ये है जी नहीं, यहाँ पे भी अलोंग द ग्रेडियंट मूव हो रहा है, although proteins are there, although they are selective, but we do not need ATP, हमारी को ATP की रिक्वायरमेंट नहीं है, नो जी नो जी, बट यहाँ पे yes we do need ATP and this is uphill transport, this is against, अच्छा ये मेरे पीछे छुप जाएगा, यहाँ लिखती हूँ, this is against concentration gradient, ठीक बात है जी, चला जाए आगे, क्या बोलते हो बच्चे पार्टी, क्या बोलते हो बच्चे पार्टी, चला जाए आगे। नेक्स्ट टॉपिक माय डियर किड्स इज प्लांट वाटर रिलेशन, हर बार के सवाल आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, एनसीईआरटी की लाइन से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, वो क्या लाइन से एनसीईआरटी की, अभी हम उसका जिक्र कर देते हैं, वो सारी लाइंस को वर्ड बाय वर्ड हम समझ लेते हैं ताकि आप अपना क्वेश्चन मिस ना करें। लेट्स गेट स्टार्टेड, प्लांट वाटर रिलेशन, there is a term which is called as water potential. What is that? Water potential is basically kinetic energy of water. मतलब पानी के जो मॉलिक्यूल है उसमें कितनी रैंडमनेस है, कितना रैंडम है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज देयर वाटर पोटेंशियल, कितना रैंडमली वो मूव कर पा रहे हैं, तो अगर सिर्फ पानी प्रेजेंट है तो वो रैंडमली मूव कर पाएंगे, अगर उसमें हिंड्रेंस हो गया है किसी सोल्यूट का, अगर किसी सोल्यूट का हिंड्रेंस है विच मींस जो हिंड्रेंस वो कॉज करेगा उसकी वजह से रैंडमनेस कम होगी, मतलब वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बात करूं प्योर वाटर की, शुद्ध पानी की, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल विल ऑलवेज बी जीरो, दैट इज मैक्सिमम जीरो होगा, है ना। तो मेरा एक बीकर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है, प्योर वाटर है, आई एम हैविंग 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना, प्योर वाटर, इसका वाटर पोटेंशियल विल बी जीरो, ठीक बात है। लेकिन अगर मैं इस बीकर में कोई सोल्यूट ऐड करना शुरू करूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नमक सोडियम को ऐड करना शुरू कर दिया, तो अब इस दूसरे केस में क्या हुआ जी, इस सेम बीकर में 90 मॉलिक्यूल मेरे पानी के हैं, 10 मॉलिक्यूल मेरे सोडियम के आ गए हैं, सोडियम के पानी का। अब मेरे को ये बताओ, कंपेयर करो इस बीकर को इस बीकर से, क्या रैंडमनेस ऑफ वाटर सेम रहेगा, आंसर इज नो। क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर सेम रहेगा, आंसर इज नो। यहाँ पे इस बीकर 2 में रैंडमनेस कहीं ना कहीं कम हुआ, क्यों, बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ दोज एक्स्ट्रा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम, मेरा रैंडमनेस हुआ कम, मतलब मेरे वाटर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी हुआ कम, मतलब मेरा वाटर पोटेंशियल हुआ कम। अब जीरो से कम मतलब माइनस में जाएगा। तो बच्चे क्या मैं बोल दूं, जब भी मैं सोल्यूट को ऐड करूंगी वाटर पोटेंशियल का में कुछ कमी आना शुरू हो जाएगी, देयर विल बी लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल एंड इट विल बिकम नेगेटिव, जीरो से कम तो नेगेटिव ही होगा, एंड दिस लोअरिंग ऑफ वाटर पोटेंशियल इज कॉल्ड एज सोल्यूट पोटेंशियल। आई बात समझ, आई बात समझ, मैंने आपको दो बातें समझाई, पहली बात मैंने ये समझाई कि जो प्योर वाटर होता है उसका वाटर पोटेंशियल जीरो है, विच इज द मैक्सिमम। वाटर पोटेंशियल का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, कितना रैंडमनेस है। जब भी मैं प्योर वाटर में कोई भी सोल्यूट को ऐड करती हूँ तो उससे वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, कितना कम हुआ इज सोल्यूट पोटेंशियल, ठीक है। और कम होने के बाद वाटर पोटेंशियल विल ऑलवेज बी नेगेटिव, ऑलवेज बी नेगेटिव,
ठीक है, चलिए जी, सुपर्ब है, सुपर्ब है। आगे चलते हैं। सोल्यूट पोटेंशियल के अलावा एक और फैक्टर होता है वाटर पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए, विच इज प्रेशर पोटेंशियल। अगर तो सराउंडिंग में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तब कोई फाइट नहीं है, बट अगर कुछ कम ज्यादा है तो उसको भी, उस फैक्टर को भी आप काउंट करके चलते हैं। तो मोटे तौर पे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, वाटर पोटेंशियल इक्वल्स टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, दोनों चीजें काम में आती है। ठीक है, ठीक है, चले, ऑलराइट, आगे चलते हैं जी। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या होता है? अगर मैं डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन या अगर मैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को ऐड कर लूं तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सिलेक्टिवली परमिएबल और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज ऑस्मोसिस। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ये स्पेशल टाइप होता है डिफ्यूजन का। ठीक है जी। डायरेक्शन रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड करता है प्रेशर ग्रेडियंट पे एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्लाज्मोलाइसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, ये एमसीक्यू अलर्ट है। प्लाज्मोलाइसिस समझाने के लिए पहले मैं आपको समझाना चाहूंगी टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। पहला होता है आइसोटोनिक, दूसरा है हाइपोटोनिक, तीसरा है हाइपरटोनिक। लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल। आइसो माने सिमिलर, आइसो माने सिमिलर, तो मतलब जो मैंने सेल को रखा है किसी मीडियम में, सेल का एंड मीडियम का सिमिलर सिमिलर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, सिमिलर सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन है, कोई फाइट नहीं है। दूसरा इज हाइपो, हाइपो माने लेस, लेस, तो सराउंडिंग में अगर लेस सोल्यूट हो तो उसको मैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहती हूँ। हाइपर का मतलब होता है मेरे बच्चे मोर, अगर सराउंडिंग में ज्यादा सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन हो उसको मैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहती हूँ। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई। अगर मेरी सेल से ज्यादा सोल्यूट बाहर प्रेजेंट है उसको हाइपरटोनिक बोल दिया, सेल से कम सोल्यूट बाहर प्रेजेंट है उसको मैंने हाइपोटोनिक बोल दिया। ठीक है, अब देखो वन बाय वन समझाती हूँ। मैं बात करूं हाइपोटोनिक की, ये मेरी सेल है, ये मेरा मीडियम है, ये मेरी सेल है। तो यहाँ पे बाहर में बच्चे सोल्यूट जो है वो कम है। सोल्यूट कम मतलब सॉल्वेंट हो गया जी ज्यादा, सॉल्वेंट यहाँ ज्यादा है, सोल्यूट यहाँ कम है। सेल के अंदर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सोल्यूट ज्यादा है एंड सॉल्वेंट कम है। तो सॉल्वेंट हमेशा मूव करता है फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सेल के बाहर ज्यादा सॉल्वेंट है, सेल के अंदर कम सॉल्वेंट है। कहां से कहां मूव करेगा? बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। तो अंदर आ रहा है सेल के, तो क्या मैं इसको एंडोस्मोसिस बोल दूं? यस और नो, यस और नो, क्या मैं इसको एंडोस्मोसिस बोल दूं? अब जब सेल के अंदर सॉल्वेंट आने लग गया तो वो सेल तो फिल होना शुरू हो जाएगी, वो स्वेल होना शुरू हो जाएगी। तो सेल जो है वो आपकी स्वेल हो गई है, स्वेल होकर के वो बर्स्ट भी हो सकती है। प्लांट सेल बर्स्ट नहीं होती है बिकॉज ऑफ आउटर सेलुलोज का जो प्लांट सेल वॉल प्रेजेंट है। एनिमल सेल आपकी बर्स्ट भी हो सकती है। ठीक है, ऑन कॉन्ट्रेरी वी हैव हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये मेरा बीकर है, ये मेरी सेल है, बाहर में सोल्यूट ज्यादा है, सोल्यूट ज्यादा माने सॉल्वेंट कम है, सेल के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट मूव करता है हाई से लो की तरफ में, सेल से बाहर पानी जाना शुरू करेगा। इस सेल से बाहर जा रहा, यहाँ पे अंदर आ रहा था, इसको मैंने एंडोस्मोसिस कह दिया। यहाँ बाहर जा रहा है, इसको मैं एक्सोस्मोसिस कह दूंगी। सेल मेरी स्वेल हो गई थी, सेल मेरी श्रिंक हो जाएगी।
तो अगर मैं प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दूं तो मेरी सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। उस श्रिंक वाली सेल को ही प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं, उसको ही प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। यहां तक कोनो आपत्ति हो तो प्लीज पूछ लो कमेंट सेक्शन में। यहां तक कोई आपत्ति हो तो प्लीज पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में। यस, इट इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। चलिए, सुपर सुपर, क्लैरिटी आ गई। आइसो क्या है, हाइपो क्या है, हाइपर क्या है। ठीक है, चलते हैं जी आगे। टर्गर प्रेशर। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर प्लांट सेल टर्जिड हो जाती है बिकॉज ऑफ टर्गर प्रेशर। ऐसा क्या हुआ जी, सेल वॉल जो है उसने प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर दिया। पॉजिटिव प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटोप्लास्ट ड्यू टू एंट्री ऑफ वाटर। जो एक्स्ट्रा वाटर आ रहा था बिकॉज यहाँ तो एंडोस्मोसिस हुआ था बच्चे, जो एक्स्ट्रा वाटर इनसाइड में मूव कर गया है ना, वो टर्गर प्रेशर आपका एक पॉजिटिव प्रेशर बनाना शुरू कर देता है। दिस प्रेशर पोटेंशियल इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर। ठीक है, इसको आप साई पी के नाम से बुला देते हैं। ठीक है, चलिए जी। नेक्स्ट इज इम्बाइबेशन। क्या होता है जी इम्बाइबेशन? आपके घर में जब आप स्प्राउट्स खाते हो, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि मम्मी जी रात को सोने से पहले क्या करती है जी, चने और दाल को भिगो देती है। सवेरे उठते हैं तो पूरे फूले फूले से स्वेल्ड अप मिलते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है खाने में। पहले हमसे चबाए नहीं जा रहे थे, अब हम बड़ा इजीली चबा के उसको खा जाते हैं, है ना। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी थोड़े टाइम में रेनी सीजन आ जाएगा तो आप लोग देखेंगे कि आपके जो दरवाजे हैं वो खुद से ही फूलना शुरू हो जाते हैं, चौड़े होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा इनमें रेनी सीजन में पानी कहाँ से भर गया जी, ड्यू टू इम्बाइबेशन। स्प्राउट्स कैसे फूले फूले हो गए, ड्यू टू इम्बाइबेशन। इनफैक्ट जो आपका सीड है, किसी भी प्लांट को उगाने के लिए जब आप सीड को सॉइल के अंदर डालते हैं तो जर्मिनेट करता है, तो जर्मिनेट कर रहा है ड्यू टू प्रोसेस ऑफ इम्बाइबेशन। तो क्या है भैया इम्बाइबेशन? मैम एग्जांपल बहुत बता दिया है, क्या ये तो बता दो। इट इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर इनटू सॉलिड्स। स्प्राउट्स जो आपने भिगोए हैं वो सॉलिड्स है, आपकी लकड़ी का दरवाजा सॉलिड है, तो सॉलिड के अंदर अगर डिफ्यूजन ऑफ वाटर हो जाता है उसको आप इम्बाइबेशन कहते हैं। इट इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर अलोंग द concentration gradient. Imbibate is held in between and over the surface of imbibant through absorption and capillarity. Water potential gradient and affinity between two phase is essential. दोनों का बीच में affinity होना is must. उसके बिना पानी को वो अब्सॉर्ब नहीं करेगा, पानी डिफ्यूज नहीं हो पाएगा। एंड इट प्रोवाइड्स द एसेंशियल फोर्स फॉर जर्मिनेशन। अगर हम बात करें बच्चे प्री हिस्टोरिक मैन की, पुराने वाले लोगों के पास में तो भैया भाले तलवार तो नहीं होते थे, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू, किसी भी लकड़ी के टुकड़े को पानी में डाल लेते थे, है ना, उससे वो भारी हो जाता था, तो उसी को पकड़ करके वो इस्तेमाल करते थे कोई चीज तोड़ने फोड़ने के लिए। तो इम्बाइबेशन फोर्स कितना ह्यूज फोर्स होता है। आप सोचिए, जो सीड आपने डाला है उसके सीड कोट को रप्चर करके प्लेम्यूल को बाहर निकाल दिया ड्यू टू इम्बाइबेशन फोर्स ओनली। ऑलराइट बच्चे, ये आपका इम्बाइबेशन फोर्स हो गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। मैं आपको बता चुकी हूं, प्लांट में आपके रूट, स्टेम, लीफ, तीन ही ऑर्गन्स है। प्लांट ने काम का बंटवारा कर दिया, प्लांट ने कहा भैया तुम रूट, डियर रूट, आप जो है आप सॉइल के पास हो, तो आप क्या कीजिएगा, आप सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब कीजिएगा। अब्सॉर्ब करने के बाद आप इस वाटर एंड मिनरल को स्टेम तक भी रीच आउट करा दो एंड स्टेम से आप लीफ तक भी रीच आउट करा दीजिए। तो रूट कहता है भाई मेरे को कुछ इंस्ट्रूमेंट तो कुछ तो मेरे को नवाजो किसी चीज से ताकि मैं ट्रांसपोर्ट कर सकूं। तो नेचर कहता ठीक है जी, हम क्या करते हैं, हम आपको लंबे लंबे पाइप दे देते हैं जिसको हम जाइलम कहेंगे। तो जाइलम जो है उसके थ्रू आप ये काम करा सकते हो, आप अब्सॉर्ब करो एंड जाइलम के थ्रू स्टेम एंड लीफ में आप उसको रीच आउट करा दो। आया समझ, आया समझ। चलिए जी, तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की अगर हम बात करें तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है बच्चे एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है।
सेल से एडजेसेंट सेल में पहुंचाना है, पास वाली सेल में, उसको शॉर्ट डिस्टेंस कहते हैं। ऑर्गन टू ऑर्गन, रूट से लीफ तक पहुंचाना है, उसको आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स की। इसको आप कुछ ऐसे समझिए, भाई आजकल तो आप लोग सोसाइटी में रहते हो, पहले के टाइम में क्या होता था, ऐसे इंडिपेंडेंट घर बने होते थे सबके, तो सवेरे उठते के साथ पापा मम्मी का काम होता था मोटर चलाना, है ना। पापा मम्मी ने एकदम जान खा रखी थी, मोटर चलाना मोटर चलाना, उठते ही मोटर चलाना। तो मोटर क्यों चलाते थे, क्योंकि वो नीचे से पानी को लेकर के ऊपर टंकी में भरते थे, ताकि उस टंकी से हम अपने वॉशरूम्स में, किचन में उस पानी को यूज कर पाए। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है वाटर का। कैसे हो रहा है समझा देती हूँ मैं आपको डिटेल में। यस बच्चे, तो भाई अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की, सॉइल ने वाटर को ले लिया है धरती माता से, लेने के बाद उसका काम है उस वाटर को एपिडर्मिस तक पहुंचाना, एंडोडर्मिस को पास करके जाइलम तक पहुंचाना, बिकॉज नेचर ने नवाज दिया है जाइलम दे करके कि भैया जाइलम को यूज करो एंड ट्रांसपोर्ट करो। ठीक है, जैसे घरों में पाइप्स लगी हुई है, वैसे तुम्हें भी मैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ एंड जाइलम की पूरी कनेक्टिविटी बना रहा हूँ, सॉइल की, स्टेम की, लीफ की। तो सॉइल, तुमने क्या करना है, तुमने इस वाटर मिनरल को लेकर के यहाँ से जाइलम तक रीच आउट कराना है, उसके बाद जाइलम की जिम्मेदारी है उसको रेस्ट ऑफ द प्लांट तक लेकर के जाना। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ 3 डिफरेंट स्टेप में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को। पहला स्टेप ये है कि सॉइल को अब्सॉर्ब करना है वाटर एंड मिनरल्स को। दूसरा स्टेप ये है उसको ट्रांसपोर्ट करना है अप टू द जाइलम ऑफ द सॉइल। एंड तीसरा स्टेप है जाइलम ऑफ द सॉइल से जाइलम ऑफ लीफ तक उस पानी को पहुंचाना। ठीक है, वन बाय वन हम समझ रहे हैं। पहला स्टेप है बच्चे अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से रूट में अब्सॉर्ब करना, पहला स्टेप, जिसको हमने कह दिया वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल। देखिएगा, this is active absorption of mineral ions is responsible for water potential gradient in roots and thus for the uptake of water by osmosis। तो जैसे वो अपटेक करेगा वहां पे ग्रेडियंट आपका बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन of endodermal cells are control point where the plant adjust the quantity and type of solute that reaches to the xylem, वहां पे वो एडजस्ट कर लेता है। तो एक्टिवली हमने क्या किया भाई, देखो सॉइल के अंदर वाटर एंड मिनरल्स ज्यादा है, मेरी रूट के अंदर वाटर एंड मिनरल्स कम है, जहां पे ज्यादा है यहाँ पे आपका कम है, तो मुझे रीच आउट कराना है। सॉइल से मैं रूट जो है वो अब्सॉर्ब करती है। अब रूट में मेरे पास है रूट हेयर्स भी। रूट हेयर्स का काम होता है मेरे प्यारे बच्चों सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, किसके लिए, फॉर वाटर अब्सॉर्प्शन, पानी को अब्सॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना रूट हेयर का फंक्शन होता है। ठीक है जी, चलिए अब जब आपका एपिडर्मिस तक मतलब आपके रूट तक आ चुका है पानी, अब हमें रूट से जाइलम तक पहुंचाना है। रूट से जाइलम तक पहुंचाने के लिए पानी को 2 रास्ते होते हैं, एक है एपोप्लास्टिक, दूसरा सिम्प्लास्टिक। रास्ता वही है, एपिडर्मिस आएगा, एंडोडर्मिस आएगा, कोर्टेक्स आएगा, देन फाइनली आपका वेस्कुलर बंडल्स आएंगे व्हिच इज योर जाइलम एंड फ्लोएम। तो एपिडर्मिस से जाइलम तक पहुंचाने के मेरे पास 2 रास्ते हैं। एक है बच्चे एपोप्लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस क्वेश्चन आया है एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट पे बच्चों। एपोप्लास्ट, दूसरा सिम्प्लास्ट। इसको मैं समझाती हूँ कुछ इस प्रकार से। अगर मुझे नोएडा से गुड़गांव जाना है, मेरे पास 2 रास्ते। एक रास्ता है कि मैं फरीदाबाद होकर के जाऊं, आउटर रास्ता है ना, बाहर की बाहर में चली जाऊंगी। दूसरा रास्ता है मेरा कि मैं दिल्ली होकर के जाऊं। तो अगर मैं दिल्ली के थ्रू जाती हूँ तो बहुत सारा ट्रैफिक होता है भैया, सारे ट्रैफिक को पार करते हुए मुझे फाइनली गुड़गांव तक पहुंचना पड़ेगा। बट अगर मैं फरीदाबाद से जाती हूँ गोल पहाड़ी वाले रास्ते से, तो सारा खुला खुला रास्ता है, कोई टेंशन नहीं है, खुला रास्ता है एकदम, तो मेरे को टाइम वहां से कम लगेगा, है ना, ट्रैफिक तो है नहीं। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मुझे एपिडर्मिस से जाइलम तक पहुंचाना है वाटर को, तो क्या हो, तो मैं बाहर से पहुंचा दूं, एडजेसेंट सेल वॉल के थ्रू पहुंचा दूं, उसको हम कहते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, बाहर सेल वॉल के थ्रू आप पहुंचा देंगे पानी को। ठीक है, ये जो तरीका है ये फास्ट है,
ट्रैफिक फ्री है, फास्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, फरीदाबाद वाले रास्ते से जब आप जाते हो, गोल पहाड़ी पार करने के बाद एक जगह पे आपको पुलिस का बैरिकेड मिलता है, पुलिस का बैरिकेड मिलता है। सिमिलरली एपोप्लास्टिक पाथवे में भी एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप एंडोडर्मिस के पास आ जाते हो, एंडोडर्मिस के ऊपर भी एक पुलिस का बैरिकेड प्रेजेंट है, विच इज कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये क्या होता है भाई कैस्पेरियन स्ट्रिप? बेसिकली इट इज डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन सब्सटेंसेस, सुबेरिन सब्सटेंस डिपॉजिट होके बना देते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। यस बच्चों, यस। अब बैरिकेड जो लगा हुआ है वो जाने नहीं देंगे, आगे जाने नहीं देंगे तुम्हें। अब क्या करेंगे, अब हम वहां से एंट्री मार लेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। वहां से हो जाएगा आपका अल्टीमेटली सिम प्लास्टिक। तो एंडोडर्मिस से पहले तक ही एपोप्लास्टिक पाथवे फिजिबल है, उसके बाद एपोप्लास्टिक पाथवे फिजिबल नहीं है, ठीक है। देख लेते कैस्पेरिन स्ट्रिप क्या है। देखो जी, ये एंडोडर्मल सेल वॉल में सुबेरिन सब्सटेंस का डिपॉजिट हो गया है। सुबेरिन इज अ वैक्सी लेयर एंड इट इज impermeable to water। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, MCQ अलर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो सुबेरिन के जो लेयर है जिसने इम्परमिएबल बना दिया है, अब यहां से सेल वॉल के थ्रू आप नहीं जा सकते हैं, तो एपोप्लास्ट को यहीं पे रोकना पड़ेगा। अब क्या, अब सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन इज सिम्प्लास्टिक पाथवे। सारी सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं थ्रू प्रोटोप्लास्ट। तो सेल के अंदर से अगर मैं पानी को मूव कर रहा हूं, उसको मैं सिम्प्लास्ट कहती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, सेल के अंदर से अगर आप मूव कराओगे, सेल में इसके अपने ऑर्गेनलीज है, तो उस पानी को मूव कराने के लिए सारे ऑर्गेनलीज को पास करना पड़ेगा, मतलब ट्रैफिक को पास करना पड़ेगा, मतलब दिल्ली के ट्रैफिक को पास करना पड़ेगा। तो क्या हुआ भैया, प्रोसेस तुम्हारी स्लो ही तो होगी, प्रोसेस तुम्हारी स्लो ही तो होगी, इससे बड़ी बात और क्या हो जाएगी। अब आगे चल के जब आपकी एंडोडर्मिस आएगी, जहां पे बाहर ये बैरिकेड लगा हुआ है, उसको भी आप सरपास कर पाएंगे एंड प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू अपने पानी को आगे पहुंचा पाएंगे। तो चाहे शुरुआत में एपोप्लास्ट हो चाहे सिम्प्लास्ट हो, अल्टीमेटली इट इज सिम्प्लास्टिक पाथवे जिसके थ्रू अल्टीमेटली इट इज सिम्प्लास्टिक जिसके थ्रू आपका पानी जाइलम तक पहुंच जाएगा। तो जल आपका पहुंच गया है जाइलम में। ध्यान से देखिए, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है, तो पानी यहां से आया, कलर चेंज करती हूँ तुम्हारे को आसानी होगी देखने में। पानी मेरा यहां से आएगा, ये नीले वाला, ये जो है दिस इज एपोप्लास्ट। क्या है मेरे बच्चों? एपोप्लास्ट। ये वाला पानी ये अंदर से जा रहा है, दिस इज सेम प्लास्ट, ये सेम प्लास्टिक है। लेकिन एंडोडर्मिस पे तो बाहर है सुबेरिन सब्सटेंसेस, जिसको कि आप कैस्पेरियन स्ट्रिप कह देते हैं। दिस वन एपोप्लास्ट नॉट पॉसिबल। पैसेज सेल के थ्रू यहाँ अंदर आ जाएगा पानी, अल्टीमेटली यहां से पेरिसाइकिल में, देन यहां से आपके जाइलम में। चलो शाबाश, पहुंच गया पानी। तो मैंने कहा वाटर अब्जॉर्प्शन, ये जो फिनोमिना है आपका, इसको मैंने 3 स्टेप्स में तोड़ा। पहला स्टेप था आपके सॉइल से पानी को लेना दूसरा स्टेप था उस पानी को जाइलम तक पहुंचाना, एंड तीसरा स्टेप में मेरे बच्चों इस जाइलम से ऊपर पहुंचाना। अब आएगा मजा। जाइलम से ऊपर पहुंचाने से पहले थोड़ा सा हम दोनों में डिफरेंसेस पे एक प्रकाश डाल देते हैं। एपोप्लास्टिक पाथवे कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द सेल, सिम्प्लास्ट कंसिस्ट ऑफ लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। वन ही है ये मैम। Water moves through cell wall intracellular spaces. Water through cytoplasmic bridges called as plasmodesmata. Little resistance to the water movement, है ना? Greater resistance बहुत सारा, क्यों? ऑर्गेनलीज को सरपास करना पड़ता है। ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है। गोल पहाड़ी वाला रास्ता, मस्त मजे की लाइफ। इट इज फास्ट, ट्रैफिक फ्री है। इट इज स्लो, बहुत सारे ट्रैफिक से आपको गुजरना पड़ रहा है। ऑल राइट बच्चे, चलते हैं आगे। अब बारी आती है उस जाइलम ऑफ रूट से जाइलम ऑफ लीफ तक पानी पहुंचाने की। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप के लिए 2 फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेरे बच्चों। एक तो है आपका रूट प्रेशर और दूसरा है मेरे बच्चों ट्रांसपिरेशन।
दूसरा मेरे लाल ट्रांसपिरेशन पुल। दोनों क्या होते हैं समझ लेते हैं, दोनों को समझ लेते हैं। अब पहले हम बात करेंगे रूट प्रेशर की। So movement of ions and water vapor from soil increase the pressure inside the xylem। एकदम से ऐसे फ्लड की फॉर्म में आ गया है ना, तो इंक्रीज हो गया प्रेशर। जो ये पॉजिटिव प्रेशर इंक्रीज हुआ उसको आप रूट प्रेशर कहते हैं। क्या कहा इसको? रूट प्रेशर कहा मैंने। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर जो है ये मोस्टली आप देख पाते हो नाइट्स में, रेनी सीजन में या अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे। अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अलर्ट है ये। अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे जब आपका रूट प्रेशर बहुत ज्यादा है और ट्रांसपिरेशन पुल काफी कम है, ट्रांसपिरेशन तो होगा नहीं इस टाइम पे, है ना, तो ट्रांसपिरेशन कम है, प्रेशर ज्यादा है, तो जो पानी है ना वो बाहर एग्जूड आउट होना शुरू हो जाता है। तो जब ये पानी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में इस तरीके से ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बाहर एग्जूड आउट हो रहा है, इस प्रोसेस को आप कहते हैं जी गटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस वर्ड के बारे में आपसे पूछा गया। गटेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सुडेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम मार्जिन्स ऑफ द लीव्स। ये जो मार्जिन्स ऑफ द लीव्स से पानी बाहर आया है वो कुछ स्पेशल ओपनिंग्स के थ्रू आया है जिसको हम कहते हैं हाइडथोड्स। क्या कहते हैं बच्चे? हाइडथोड्स कह देते हैं। ठीक बात है जी। हमने बात करी जब पानी प्रेशर से आया जाइलम में तो उसने एक पॉजिटिव प्रेशर को डेवलप किया जिसको कि आप रूट प्रेशर कहते हैं। अगर हम बात करें रेनी सीजन की, नाइट टाइम की, अर्ली मॉर्निंग की, जब रूट प्रेशर ज्यादा है, ट्रांसपिरेशन पुल कम है, उस केस में क्या होगा, जो आपके पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो जो ड्रॉपलेट्स है वो एक्सुड आउट होना शुरू हो जाते हैं, वो लिक्विड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जो ये एक्सुडेशन हो गया है through small openings which is called as hydrothores, this is called as guttation। इसको आप गटेशन कह देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? देखिएगा, लीफ आपकी प्रेजेंट, लीफ जो है आपकी सबसे ऊपर प्रेजेंट है ना, लीफ का जो एक्सपोज्ड एरिया है वहां से पानी उड़ के जा रहा है, पानी की कमी वहां हो रही है, पानी ज्यादा मेरा जाइलम ऑफ रूट में है, अभी अभी भरा है रूट से, तो उस पानी को नीचे से ऊपर खींचा जाएगा। जैसे घर की टंकी में आप क्या करते हो, नीचे सॉइल में ज्यादा पानी है, टंकी में पानी है नहीं, पाइप्स के थ्रू आप उसको खींच रहे होते हो। क्या कर रहे होते हो आप? इसको खींच रहे होते हो। तो बच्चे समझिएगा, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपिरेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर इन्वॉल्व। ये स्टोमेटल हो सकता है, क्यूटिकुलर हो सकता है, लेंटिकुलर हो सकता है एंड बार्क ट्रांसपिरेशन हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं जी क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा अफेक्ट करता है, परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा इसको अफेक्ट करता है, वाटर स्टेटस क्या है प्लांट का, कैनोपी स्ट्रक्चर क्या है, टेम्परेचर क्या है, लाइट कैसी है, इमिडिटी कैसी है, विंड स्पीड कैसे, सारे फैक्टर्स इसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन पुल? समझिएगा, ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है बच्चे? पानी को, फ्लोएम सैक को ऊपर पहुंचाने में दो फोर्सेस योगदान करते हैं, एक को हम कहते हैं पुश फोर्सेस, एक को हम कहते हैं पुल फोर्सेस। पुश मतलब आप धक्का दे रहे हो, पुल मतलब आप खींच रहे हो। धक्का देना रूट प्रेशर का काम है, रूट प्रेशर का काम है। बहुत सारा पानी आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है तो धक्का दे रहा, भैया आगे बढ़ो, आगे बढ़ो तभी तो हमें स्पेस मिलेगा। तो रूट प्रेशर धक्का दे रहा है पानी को ऊपर जाने के लिए, ट्रांसपिरेशन पुल खींच रहा है पानी को ऊपर से। मेजर फोर्स आपका ट्रांसपिरेशन पुल होता है, माइनर फोर्स आपका रूट प्रेशर होता है। तो देर इज कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर जो बन जाएगा रूट से लीफ के लिए। इस कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर को मेंटेन करने के लिए कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल काम में आता है, जो कि डिक्सन एंड जॉली ने एक थ्योरी दिया। इन्होंने कहा कि भैया पानी को ऊपर खींचने के लिए तीन फोर्सेस अपना अहम योगदान दे रही हैं। एक है एडहेजन, दूसरा है कोहेजन, तीसरा है सरफेस टेंशन। क्या क्या हो गया भैया, ये बात कर लेते हैं। कोहेजन, जो पानी का पानी के साथ में लगाव है, वाटर वाटर मॉलिक्यूल का जो आपस में लगाव है उसको आप कोहेजन कहते हैं।
वाटर मॉलिक्यूल का जाइलम की वॉल के साथ में जो लगाव है, जाइलरी एलिमेंट के साथ में जो लगाव है, उसको आप एडेशन, एडहर करना, एडेशन कह देते हैं। देन वी हैव सरफेस टेंशन। जो वाटर मॉलिक्यूल है बच्चे, ये लिक्विड फेज में ज्यादा स्टेबल है देन इट्स गैसियस फेज। ठीक है, ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये तीन फोर्सेस आपके ट्रांसपिरेशन पुल को योगदान करते हैं। ये तीन फोर्सेस ही आपके वाटर कॉलम को मेंटेन करते हैं। वाटर कॉलम मेंटेन होगा तभी आपका पानी रूट से लीफ तक जा पाएगा। ठीक है जी। तो वाटर कॉलम को मेंटेन करने वाले थ्री फोर्सेस, सरफेस टेंशन, कोहेजन एंड एडहेजन। देखिए जैसे ये दिस इज योर कैपिलरी एक्शन है ना। आप ग्लास में, अरे हमारा सेम ग्लास है, देखो डायग्राम में, इसी ग्लास से डायग्राम बनाया है हमने। यस, ग्लास में आप स्ट्रो डालते हो, उसको सक्शन आप कर रहे हो, है ना, तो कैपिलरी एक्शन आपका हो रहा है। सिमिलरली रूट से ऊपर तक आप पानी लेकर के जा रहे हो। तो ये जो तीन प्रॉपर्टीज है, ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देती है एंड हाई कैपिलरिटी दे रही होती है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब जो ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीफ कॉज अ नेगेटिव सक्शन प्रेशर, ट्रांसपिरेशन हो गया लीफ से, तो वहां पे पानी की कमी हो गई है, नेगेटिव प्रेशर बन गया है। वाटर फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस जो है मेसोफिल सेल से वो एस्केप हो जाएगा। टू फिल दैट डेफिशिएंसी, पानी नीचे से ऊपर जाना शुरू कर देगा एंड ऊपर, नीचे से ऊपर जाने के लिए योगदान होगा आपका ट्रांसपिरेशन पुल का। नीचे से पानी खाली होगा तो ऑब्वियसली रूट के पास भी सिग्नल जाएगा कि भैया और पानी को अब्सॉर्ब करो आप, तो वो भी ज्यादा पानी को अब्सॉर्ब करती रहेगी। आप इसको पूरा लिंक प्रोसेस समझिए। पानी को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अब्सॉर्ब कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसपायर कर रहे हैं, तो ये पूरा लिंक आपका प्रोसेस रहेगा। सिग्निफिकेंस क्या होता है? ट्रांसपिरेशन पुल जो है, इट हेल्प्स इन अब्सॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ये पानी प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, कूलिंग इफेक्ट भी देता है। इट हेल्प कीप सेल टर्जिड, remove of excess water, distribution of minerals is also the main function of transpiration। चलते हैं जी फूड सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट पे। प्लांट में रूट है, स्टेम है एंड लीफ है ना। तो लीफ को प्लांट ने कहा भैया तुम रखो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, तुम्हारे को मैं एक बहुत सुपर पावर्स दे रही हूँ, सुपर शक्तियां दे रही हूँ कि आप फोटोसिंथेसाइज कर सकते हो, आप अपना फूड स्वयं बना सकते हो, और स्वयं बनाने के लिए एक पिगमेंट की आवश्यकता होगी, जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो भी मैंने तुमको दिया, जाओ तुम ऐश करो, बस तुम फूड को सिंथेसाइज करो एंड उस फूड को ट्रांसपोर्ट करो अपने भाई बंधु को, जो कि आपकी स्टेम है एंड आपकी रूट है। तो देख लेते हैं कैसे फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, पहली बात तो हम फूड बोल देते हैं, एक्चुअली उसमें सुक्रोज भी है, वाटर भी है, कुछ हॉर्मोन्स भी है, अमाइनो एसिड्स भी है, सबको कलेक्टिवली हम फ्लोएम सैप कह देते हैं। तो मोर एक्यूरेटली आई शुड से देयर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लोएम सैप इंस्टेड ऑफ फूड। ठीक है, इंस्टेड ऑफ फूड। चलिए अब देखो, ये जो आपकी लीफ है, ये सूरज चाचा आ गए हैं, इसकी प्रेजेंस में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गए हैं, ग्लूकोज बन गया है, उसको सुक्रोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, स्टोर करने के लिए स्टार्च होता है। तो देखिए जी, आपका जो एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, जो आपका फूड बन रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, एंड वही फूड स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, अब कैसे, क्या प्रोसेस होती है? So basically we have source and sink. Source is the organ जहां से फूड ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, सिंक इज द ऑर्गन जो रिसीव कर रहा है। तो नॉर्मल सीजन में लीफ बिहेव्स एज सोर्स, रूट बिहेव्स एज सिंक। तो लीफ से रूट की तरफ आपका फ्लोएम सैप का ट्रांसपोर्ट हो जाता है, करेक्ट बात है। बट जब सीजन चेंज होता है तो प्लांट की नीड्स भी चेंज होती है। अब क्या होता है, जो रूट ने पहले से स्टोर किया हुआ स्टार्च था उसको बाहर निकाला जाता है एंड उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। नाउ इन दिस कंडीशन योर रूट बिहेव एज सोर्स बिकॉज वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, एंड योर लीफ इज एट रिसीविंग एंड दैट बिहेव्स एज सिंक। तो सोर्स एंड सिंक का रिलेशनशिप रिवर्सिबल हो गया।
चेंज हो गया डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, है ना। इसीलिए हम कहते हैं जब मूवमेंट होती है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज बाई डायरेक्शनल, दोनों डायरेक्शन में होती है। बहुत बार सवाल पूछा गया है, बहुत बार सवाल आता है यहाँ से, बहुत बार। ठीक है, देख लेते हैं जी आगे। तो हमने बात करी बाई डायरेक्शनल होगा यहाँ से मूवमेंट। तो कैसे मूवमेंट होता है, इसको आप प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या मास फ्लो हाइपोथेसिस कहते हैं। 3 स्टेप्स में हम इसको समझेंगे। पहला है बच्चों लोडिंग, दूसरा है ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फ्लोएम ऑफ लीफ टू फ्लोएम ऑफ रूट, एंड थर्ड है आपका अनलोडिंग। तो भैया लोडिंग में जैसे हम बात करें लीफ को एज अ सोर्स अगर हम माने, तो यहां से सुक्रोज जाएगा कंपेनियन सेल्स में। अब यहां से सुक्रोज कंपेनियन सेल्स में जाने के लिए डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। कंपेनियन सेल आपके साथी सेल है, ये देंगे आपकी सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम को, अगेन आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम से सीव ट्यूब ऑफ रूट तक जाएगा, ये सिंपल फ्लो होगा। मास में मूव कर रहा है सारा, हाई से लो की तरफ आपका मूव कर रहा है, इसीलिए आप इसको मास फ्लो हाइपोथेसिस भी कह देते हैं। बल्क में मूवमेंट होता है। आ गया सीव ट्यूब सेल ऑफ फ्लोएम के पास में, इससे गया कंपेनियन सेल ऑफ फ्लोएम के पास में, एंड फाइनली गया आपके सिंक के पास में। दिस इज अनलोडिंग प्रोसेस। जैसे लोडिंग हुई एग्जैक्टली वैसे ही आपकी अनलोडिंग हो जाती है। ये डायग्राम को देखिए, बड़ा ही बेहतरीन सुपर अमेजिंग डायग्राम है। दिस सोर्स इज योर लीफ, या लीफ ने सिंथेसाइज किया, फूड को सिंथेसाइज करके ट्रांसपोर्ट किया कंपेनियन सेल को, जो साथी है, साथ निभाती है सीव ट्यूब एलिमेंट का। ठीक है जी, इसने ट्रांसपोर्ट किया सीव ट्यूब को, ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज टू द पार्ट जहां पे हमें रीच आउट कराना है। अगेन सीव ट्यूब से कंपेनियन सेल में गया, एंड यहां से गया आपके सिंक के अंदर। यहाँ पे हाई टर्गर प्रेशर था, यहाँ पे लो टर्गर प्रेशर था, तो हाई से लो की तरफ मूव कर रहा है, मास में मूव कर रहा है, बल्क में मूव कर रहा है, इसीलिए आप इसको मास फ्लो हाइपोथेसिस कह देते हैं, जो कि मंच साहब ने दी थी। ऑलराइट बच्चे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। लेटेस्ट ईयर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट इज गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट। Experiment called girdling was used to identify the tissue through which food is transported. Phloem के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो कैसे आप पता लगाते हो? The portion of the bark above the ring on the stem becomes swollen. वो swell हो जाता है, जो आप देख रहे हो। After a few weeks in absence of downward movement, अगर downward movement को आप रख दें तो वो swell होना शुरू हो जाता है, because वहां पे फूड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो कंक्लूजन ये था, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम एपिक्स टू द बेस। ऑलराइट बच्चा पार्टी, तो इसी के साथ में आपका सेशन कंप्लीट होता है। पूरा चैप्टर मैंने आपको 1 आवर में समराइज कर दिया है। कोई टॉपिक आपको लगता हो कि थोड़ा जल्दी बता दिया, हमें नहीं समझ आया, उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हो। आपको मजा भी आया, समझ भी आया, तो भैया सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर करें, अपने सारे दोस्तों को बुला ले। श्री चैतन्य की 38 इयर्स ऑफ लेगेसी है, वो हमेशा रैंकर्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंड नाउ उसने एंट्री मारी है ऑनलाइन में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, थ्रू इन्फिनिटी लर्न। सो स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। बच्चों मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, त्रस्त मत हो, परेशान मत रहो, खुश रहो। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बच्चों।